तो मुझे डर जो लग रहा है वो ये कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटीज आ गई और इन्होंने चालू किया अपना धंधा, ये गांव गांव में बोर्ड टांगेंगे, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, मेलबोर्न जाना है, कैनबरा जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, न्यू जर्सी जाना है, कोई पेरिस जाएगा, कोई वो मॉन्ट्रियल जाएगा, तो कोई कहीं जाएगा। और हिंदुस्तानियों में एक भयंकर क्रेज है विदेश का, वास्तविकता से दूर। हम ये मान के बैठे हैं कि दुनिया का सारा स्वर्ग वहीं है, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं ना, 98% सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं, सिर्फ 2% के पास अपना फ्लैट है। वो बताते नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि यहां बेइज्जती होती है। और मुश्किल एक और है कि आप फंस गए अगर इस जो चक्र में और वहां पहुंच गए, तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज तक काम कर रहे थे, कल सवेरे सैलरी का पैकेट देके, एक चिट्ठी देके रवाना कर देगा, अब नहीं आना। आप ना अदालत में जा सकते हैं, ना कहीं कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर आप क्या करिए, दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए। तो होटल में पानी पिलाने की मिले तो पानी पिलाइए, बर्तन घिसने की मिले बर्तन घिसिए, पैकेट बांधने की नौकरी मिले तो पैकेट बांधिए। और यहां मम्मी पापा को कहिए कि मैं बहुत खुशी में हूं, बहुत मजे में हूं, मैंने MBBS कर लिया था, अब मैं यहां पर एक डॉक्टर के यहां काम करता हूं। डॉक्टर का काम क्या करता है? इंजेक्शन लगाने का। ये होता है। और यहां उनके मां बाप छाती चौड़ी करके, मेरा बेटा अमेरिका में है, क्या कर रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका रह कैसे रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका में। मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा अबू। ये जो हिंदुस्तानियों में मानसिक गुलामी आज भी बसी हुई है, विदेशियों के प्रति आकर्षण, इसका वो भयंकर एनकैशमेंट कराने वाले। और ऐसे ऐसे फ्रॉड होंगे इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे फ्रॉड। कोई एक संस्था आएगी, वो कहेगी कि हम मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, और हमको आदत भी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा एफिलिएशन MIT के साथ है, हमारी डिग्री MIT वाली है, आप आ जाओ, भर्ती हो जाओ। 1 साल के बाद पता चला उन्होंने $1.5-2 लाख $3 लाख इकट्ठा किए, भाग लिए। अब सरकार जो है परेशान है, FIR आप कराते रहिए, ढूंढने के लिए सरकार जाएगी। वो अमेरिका भाग गए, तो सरकार की ताकत नहीं है कि अमेरिका से गिरफ्तार करा के लाए और हिंदुस्तान में मुकदमा चलाए। ऐसे फ्रॉड होंगे, क्योंकि एजुकेशन जो यूरोप और अमेरिका में है वो बिजनेस है, व्यापार है, वो ज्ञान देने का साधन नहीं है। वहां तो सारे प्रोफेसर्स कहते हैं अगर आपको ज्ञान लेना है तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। इस एजुकेशन में आना, ये तो डिग्री देती है सिर्फ, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये जो विदेशी एजुकेशन सिस्टम है, इसका अगर टेस्टिंग करना हो तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्टें आप उनको पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। वो ये कहते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी लोएस्ट IQ के हैं। लोएस्ट IQ के, दुनिया में सबसे कम IQ अगर किन्हीं लोगों का है तो अमेरिकन स्टूडेंट्स का है, सबसे कम IQ। और उसका अगर टेस्ट करना है तो कुछ इस तरह से होता है। एक बार मैं ऐसे ही एक अमेरिकी व्यक्ति से बात कर रहा था दिल्ली में। मेरा एक दोस्त है, JNU में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, उसके पास एक स्टूडेंट आता है, PhD में गाइड उसने बना रखा है, वो PhD कर रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है, अमेरिकन। तो ऐसी बात कर रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया कि ये अमेरिकन तो IQ में बहुत नीचे हैं। उसने कहा हाँ हाँ, मेरे सामने बैठा है, बात करके देख लो। तो हम और वो हिंदी में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। तो उसने कहा मैं इसका टेस्ट ले लूं? मैंने कहा ले लो। मैंने कहा तुम ले लो। नहीं, उनका तुम पूछो ना, इससे एक सवाल तुम्हें पता चल जाएगा इसका IQ क्या। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर यू हैप्पी? तुम खुश हो? उसने कहा जस्ट आई विल चेक इट। आप हंसना इसमें बाद में। उसने कहा जस्ट आई विल चेक इट। मैंने कहा हाउ डू यू चेक इट? तो उसने अपना वो निकाला, ये जो लैपटॉप निकाला, एक प्रोग्राम निकाला, उसमें फीडिंग करना चालू किया। तो उसमें एक प्रोग्राम है अमेरिका में, उसके कुछ वो हैं पैरामीटर्स हैं, आप हैप्पी हैं तो ये होना चाहिए,
वहां तो सब कुछ रेडीमेड है ना, तो आप खुश हैं तो ये होता है तो आप खुश। उसने भरना चालू कर दिया उसमें, अंत में उसने क्लिक किया, नो नो आई एम नॉट हैप्पी। पीएचडी कर रहा है वो, हां, और टॉपर है। ये स्थिति है। और इससे भी बुरे हाल है जापानियों के, इससे भी बुरे हाल हैं जापानियों के। माने दुनिया में लोएस्ट आईक्यू के लोगों को आप मिलना चाहते हैं तो अमेरिका जाइए, जापान जाइए, और यहां चले जाइए ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, लोएस्ट आईक्यू के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कारण क्या है? सिस्टम वैसा है, एजुकेशन सिस्टम वैसा है। उसमें उनका दोष नहीं है, उनका कसूर नहीं है, जिस सिस्टम से वो पढ़कर निकले हैं वो है ही ऐसा। फिर मैंने उससे, मेरे जो दोस्त प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास ऐसे और कितने स्टूडेंट आते हैं? उसने कहा जर्मनी वाला आता है, हाँ ठीक है, थोड़ा ये आ जाते हैं जर्मनी वाले, फ्रांस वाले। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आईक्यू किन में है? उन्होंने कहा या तो भारतीय में, या तो भारतीय में, या तो चाइनीज में। मैंने पूछा चाइना और भारत में कंपैरिजन करें तो उसने कहा निश्चित रूप से भारतीय। तो मैंने पूछा अगर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम बताओ, तो उसने कहा भारत का सामान्य रूप से कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी जितना आईक्यू रखता है उतना अमेरिका में कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं रखता, सामान्य रूप से। तो होने वाला क्या है कि एकदम सड़ा हुआ सिस्टम एजुकेशन का उनका भारत में आके छाएगा। और हिंदुस्तानी लोगों की एक बुरी आदत है कि जो कुछ विदेश से आता है वो सब अच्छा है। अमेरिका से आया है, यूरोप से आया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि गोरे लोग लाए हैं, गोरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा। इसी में मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, यहां से डॉलर लूट लूट के लेके जाएंगे। तो एजुकेशन में अगर ये विदेशी आते हैं तो शिक्षा का जो हिंदुस्तान में थोड़ा भी स्तर है, ये आपको अपनी आंखों के सामने बहते हुए अभी 3-4 साल में दिखाई देगा। वैसे हम हिंदुस्तानी परेशान हैं इस बात को लेके कि हमारी शिक्षा कुछ काम की नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने डिग्री होल्डर बेरोजगार तो पैदा किए हैं, इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नेटवर्किंग भी नहीं। हम एक काम से परेशान है। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति अगले 2 साल में दिखाई देने वाली है जब ये विदेशी विश्वविद्यालय आते हैं। और ऐसे ही विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, विदेशी वकील आएंगे। अब विदेशी वकील आएंगे, उनको परमिशन है। इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन एडवोकेट्स एक्ट को चेंज करने का तय कर लिया और काफी कुछ चेंज कर भी दिया है। सीपीसी चेंज कर दिया है ताकि विदेशी एडवोकेट आके यहां प्रैक्टिस कर सके। अब वो आके प्रैक्टिस करेंगे और हिंदुस्तान के कानून का कोई ज्ञान खास उनको है नहीं, लेकिन भारत के लोगों में जो मानसिकता है ना गुलामी की, कि विदेशी वकील है इसी को केस देना, हाँ होता है ना हमारे देश में। हम लोग बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करते रहते हैं। अभी हमने एक केस जीता है केरल हाई कोर्ट में एंडोसल्फान बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ। वो कंपनी अमेरिका और भारत के जॉइंट वेंचर में चलती है, गुजरात में उनकी फैक्ट्री है। उनके खिलाफ हमने केस लड़ा तो उन्होंने विदेश से 3 वकील बुलाए। जिस दिन उन्होंने तय किया उस दिन हम मन ही मन में खुश थे कि ये अब हारेंगे। और हमारे पास जो वकील है वो एक ऐसा लड़का है जो अभी एलएलबी पास होकर निकला है और उसको केस चाहिए था। उसने कहा फोकट में दे दो, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन ये केस मुझे दे दो। मैंने कहा भाई तुम पिटीशन ड्राफ्ट कर लो। उसने कहा नहीं पिटीशन तो आप ड्राफ्ट करिए, मैं अपीयर होऊंगा कोर्ट पे। तो उसको पहला केस हमने दे दिया। ये बहस वो करना नहीं जानता क्योंकि अभी निकला है। बहस सब हमने किया, नाम के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल हमने किया। नतीजा क्या हुआ, वो तीनों अमेरिकन वकीलों के सामने हम जीते, कंपनी हार गई। मैंने उनको पूछा कंपनी वालों को कि फीस कितना दिया था, तो एक एक वकील को एक एक अपीयरेंस के लिए $25,000 दिया था और आने जाने का टिकट अलग से। $25,000 एक जब डेट पड़ेगी वो आएंगे, माने $75,000 3 वकीलों का खर्च होता था। आने जाने का खर्चा अलग से देते थे। 5 स्टार होटल में वो त्रिवेंद्रम में ठहरते थे, उसका खर्चा अलग से देते थे। इतना सब कंपनी ने किया और केस हार गए। और हारे कैसे, वो कुछ भी बहस नहीं कर पाए।
हम उनके सामने जो भी तर्क दें वो किताब खोल के देखना चालू करें। जज परेशान हुआ, उन्होंने कहा ये क्या पागल लोग हैं, उसका टाइम वेस्ट होता था। हम एक बात कहें वो फटाफट खोलना शुरू करें। हमने कहा कि एंडोसल्फान के केमिकल कंटेंट ये है और इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं वगैरह वगैरह, इसमें हैवी मेटल ये है। अब वो केमिस्ट्री की बुक लाके उसको खोल खोल के पढ़ रहा। जज कहने लगा तुम पहले से पढ़ के क्यों नहीं आते? तो उसने कहा सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, वी आर अमेरिकन, ऐसा वो। तो वो आधा तो ऐसे ही झल्ला गया था जज, इसलिए हमारे फेवर में जजमेंट आया, एक कारण ये भी है। लेकिन मेरिट में हम देख रहे थे, कुछ नहीं बात कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है उसको ऐसा लगता था कि अमेरिकन वकील बहुत इंटेलिजेंट होंगे, केस जिता देंगे। रिजल्ट ये। तो भारत के सभी वर्ग के लोगों में एक मानसिक गुलामी है कि जो विदेश से आता है वो सब अच्छा है। वकील आए तो अच्छा है, डॉक्टर आए तो अच्छा है, इंजीनियर आए तो अच्छा है, प्रोफेसर आए तो अच्छा है, वहां से कंप्यूटर आए तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर आए तो अच्छा है, ये सब कुछ विदेश से आए तो अच्छा है। अभी ये हमारे दीपक भाई बता रहे हैं, स्टेट बैंक वालों ने एक ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्टवेयर लाया है, यहां की बैंकों में लगा दिया है। एक एक दिन पूरा हेल्ड अप हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, बैंक में काम नहीं होता। अब उनको यह सुनाया जा रहा है कि भैया सब बैंकें जब इस सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगी तो अच्छा काम होगा, गारंटी कुछ नहीं। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में हैं। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, पूना के लड़कों ने बना के दिया है सीडेट में, जो हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन पे काम करता है। ये जो रिजर्वेशन वाला सॉफ्टवेयर है ये पूना के लड़कों ने बनाया, सीडेट में पढ़ते हैं, प्रोफेसर लेवल के नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, उन्होंने बना के दिया इस क्वालिटी का। ये बैंक वाले भी बनवा सकते थे, लेकिन इनको लगता ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो बहुत अच्छा है, अमेरिका से आए तो और भी अच्छा है। एक एक दो दिन बैंक बंद पड़ी रहे वो चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे। और ये आज दीपक भाई बता रहे थे कि बैंक बंद हो जाने से जो नुकसान है वो सॉफ्टवेयर की कीमत से ज्यादा। तो ऐसे अक्ल हमारी बंद हो गई है, हर चीज विदेश से आए, हर चीज विदेश से आए वही अच्छी है। ये जो मानसिकता है इसका दुष्परिणाम यहां सर्विसेज में दिखाई देगा, और वो दुष्परिणाम अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए, विदेशी बैंकें आई हैं, विदेशी बैंकों ने कोई सेवा का काम यहां नहीं किया। सच में सर्विसेज का माने होता है सेवा देना। सेवा देना माने सुनामी भूकंप आया, किसी ने कोई सेवा नहीं दी। गुजरात में भूकंप आया, किसी विदेशी बैंक ने कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद भारत में कितने कितने तकलीफ आए, कारगिल आया युद्ध, कोई भी विदेशी बैंक के किसी अधिकारी ने ₹1 का चेक नहीं दिया। तो वास्तव में तो सेवा कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। इन विदेशी बैंकों की क्या स्थिति हो गई है, साधारण से विदेशी बैंकों की मैं बताता हूं। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका 12 साल पहले आया, एक ब्रांच उनकी थी, बेंगलोर से शुरू हुई। आज 12 साल में उनकी हिंदुस्तान में 178 ब्रांचें हो गई। और जब आए थे तो डिपॉजिट कुछ नहीं था, आज उनका टोटल डिपॉजिट हिंदुस्तान के पंजाब नेशनल बैंक के बराबर आ गया। स्टेट बैंक से तो नीचे है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बराबर। कैसे आया? हिंदुस्तान का वो क्लास जो ये मानता है कि जो भी विदेशी आएगा वो अच्छा है, उसने अपने बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिए सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में। और हिंदुस्तान में एक क्लास ऐसा भी है जो ये मानता है कि विदेशी बैंकें अच्छी सर्विसेज देती हैं। अच्छी सर्विसेज का माने क्या होता है, वहां एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, ऊपर से कपड़े कम है, नीचे से भी कपड़े कम है, वो मुस्कुरा रही है, तो अच्छी सर्विसेज। ये डेफिनेशन है हमारे देश में अच्छी सर्विसेज का। ऊपर भी कपड़े कम, नीचे भी कपड़े कम, काउंटर पे बैठी है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा के आपका, भले ही वो नकली मुस्कुराहट है, अंदर से कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी दे रही है, जोरदार है। एक वर्ग तो है ही हिंदुस्तान का जो थोड़ी लंपटता में फंसा हुआ है, पैसा उसके पास आ गया, चलो भैया सिटी बैंक में खाता खोलो, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा। बैंक में जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो आते जाते उसका दर्शन करते रहे। फिर दूसरी सर्विसेज का मतलब, वो फोन पे आपको बोल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आप इसी में गदगद हैं, देखो हालचाल तो पूछ रहे हैं कम से कम। ये हिंदुस्तानी बैंक वाले तो इतने निकम्मे हैं, कभी पूछते ही नहीं है कि हम बीमार हैं, कि सर्दी हो गई, कि जुकाम हो गया, वो हालचाल पूछ रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब, एक विदेशी बैंक ने आजकल धंधा शुरू किया है, आप अगर उनके कस्टमर हैं तो आपका टेलीफोन बिल वो जमा करा देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा करा देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन करवाने हो और उनकी फीस भरनी हो तो वो करवा देंगे, आपको सब्जी बाजार से सब्जी मंगवानी हो तो वो मंगवा दे देंगे, उसके लिए थोड़ा सर्विस दे दीजिए, चार्ज दे दीजिए।
तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सर्विसेज है। माने हम कुछ ना करें, हमारे छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, भले उसके लिए जेब काटते रहे, हमारे अकाउंट काटते रहे, हम बोलते हैं जी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। सर्विसेज की ये डेफिनेशन है। ये इसके गंभीर डेफिनेशन में कभी हम जाते नहीं कि कल को वो सब धंधा चौपट करके हिंदुस्तान से लूट के ले जाए आपका जमा धन, तो क्या करेंगे। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में किया है, हर्षद मेहता घोटाला। सिटी बैंक घोटाला था, नाम हर्षद मेहता घोटाला। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जो सिटी बैंक में जमा था, वो हर्षद मेहता के थ्रू शेयर बाजार में लगवा दिया और बाजार डूब गया। डूब नहीं था, क्योंकि विदेशी कंपनियों का नियम है, बाजार को एक लिमिट तक चढ़ाते हैं, फिर गिराते हैं, लूट के ले जाते हैं, तो डुबो दिया, पैसा डूब गया। सरकार ने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में समझ में आया कि सिटी बैंक ने सारा किया है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यही मनमोहन सिंह। इनको पूछा गया कि इंक्वायरी में जब आपको पता चला है कि सिटी बैंक ने ये किया, आप क्या एक्शन लेंगे। तो उनका एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों? कि इससे गलत मैसेज जाएगा। माने सिटी बैंक ने फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना पड़े तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो सही मैसेज क्या होता है? वो फ्रॉड करते रहे और आप उनको परमिशन देते रहो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जिस विदेशी बैंक ने कर दिया वो सिटी बैंक। हजारों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वो सिटी बैंक के कारण। सरकार आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं। और इसी देश की बैंक ने अमेरिका में छोटा सा एक गलती कर दिया था तो उनको इतना तड़ी मारा है, इतना जबरदस्त उनसे कंपेंसेशन ले लिया, हाथ पैर हिल गए सबके। सरकार उस पर भी बोलने को तैयार नहीं। तो ये विदेशियों के हाथ में सब कुछ देते चले जाना, अपनी बैंकों को, अपनी बीमा कंपनियों को। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भारत में ये जो विदेशी बैंकें हैं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक इसका वो बनाया था पूरा, ये स्टैंडर्ड चार्टेड, सिटी बैंक, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भारत में बिल्कुल तैयार बैठी है घुसने के लिए, ऐसी ऐसी बैंकों का प्रोजेक्शंस क्या है। तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में हाईएस्ट सेविंग वाला है। उनके प्रोजेक्शंस क्या है भारत के? वो कहते हैं कि यहां सेविंग्स बहुत है। और हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 25-26% हमारे नेशनल सेविंग्स हैं। माने हर साल हम हिंदुस्तान के लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं।